ठीक है, ये मसला हो गया। तो ख़ास करके हम अगर चाहें तो थ्रू डाइट के भी हम स्टमक का जो है ना हल निकाल सकते हैं। तो डाइट के थ्रू भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। एंड देन मोस्ट ऑफ जो मेन चीज़ है वो पैथोलॉजी है। पेशेंट की पैथोलॉजी अगर हम देखेंगे मीन सिंपल टेस्ट होती हैं, जैसे एच पैलिटी हो गया या इस तरह की टेस्ट होगी, तो आई थिंक ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा ट्रीटमेंट के हवाले से, या पेशेंट को हम प्रॉपर उसके थ्रू गाइड कर सकते हैं। एंड देन मेन जो पॉइंट होती है वो मैं आपको स्टमक के सेक्शंस होते हैं। एनीबडी नो अबाउट द सेक्शंस ऑफ स्टमक? पार्टिसिपेंट से जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं वो, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हमें स्टमक का तो नॉर्मली पता होता है क्या है, लेकिन उसके जो मेन पार्ट्स हैं कहीं पे 5 लिखते हैं, कहीं पे 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। मोस्टली जो सेक्शंस की बात होगी वो कितने हैं, हमारे स्टमक के सेक्शन कितने हैं? एनीबडी? जी सर। फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कौन से? अपर पार्ट एसोफेगस के साथ होता है ना, वो फंडस होता है जी। पार्ट बॉडी होती है, और जो ड्यूटेरियम के साथ होता है वो होता है पाइलोरस। गुड, थैंक यू। तभी मैंने कहा अगर माइक हो तो मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन करूं तो उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आता है, ताकि हम आपसे कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, क्योंकि सीखने सिखाने का मरना जो है ना पूरी ज़िंदगी रहता है। तो यहाँ पे मेन अतमी फार्मूला, कोई असूल, मुकम्मल फार्मूला पेश नहीं किया जा सकता। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे और इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। पोटेंसी सिलेक्शन के अलावा दुआ के दोहराने पर भी बात होगी, और मैंने इस मौजू पर किताब भी लिखी है जिसमें इन सारे सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश की है। मेरा कद जो ऊंचा है मैं और क्या करूँ। लंबे कद वालों के लिए ज़रा माइक लंबे लगाया करें। एक तो मेरी वीडियो में तो कम नज़र आती है और ऑडियो भी कम सुनाई दे तो बात होगी। तो ये किताब यहाँ मुकामी लाहौर में दस्तयाब भी है, मकतबा दानियाल वालों के पास। मैंने तकरीबन उस किताब को लिखने में, अगर मुबालगा आराई ना हो तो 70 किताबों का मुताला किया है। तो आप अगर पोटेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो एक किताब पढ़ लें, 70 किताबें पढ़ने से निजात मिल जाए। और इस किताब की जो ख़ास खूबी है, क्योंकि मैंने लिखी है तो मेरे मुंह से ये कहना अच्छा तो नहीं लगता, मतलब एक ख़ास इसमें वसफ़ है कि जो भी लिखा गया मुस्तनद हवाला जात के साथ लिखा गया, उसके एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले की मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं मोहतरम चौधरी अशरफ साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे आज के सेमिनार में दावत खिताब दी। नैश लीडर ने लाइकोपोडियम को बयान करते हुए एक जुमला लिखा। कोई साथी बता सकता है उसने क्या खास जुमला लिखा उसमें? अगर बता दें तो मैं अपनी किताब पोटेंसी अभी उन्हें इनाम में पेश कर सकता हूँ। मेरे पास 3 किताबें हैं। क्या खास बात लिखी है उसने नैश ने लाइकोपोडियम के बाद? उसने लिखा कि ये अपना रास्ता खुद बनाता है, और वहाँ लिखा हुआ है कि शरीर लड़के ने कुर्सी की पुष्ट पर सुई जमाते हुए कहा ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो चौधरी साहब भी अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं, और उन्होंने साबित कदमी और मुस्तकिल मजाजी से
आज का ये पंडाल इकट्ठा करके साबित कर दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि सारी बात मेहनत और दयानत की है, चाहे कोई सियासी प्लेटफार्म हो, अदबी प्लेटफार्म हो, इल्मी प्लेटफार्म हो, होम्योपैथी का मैदान हो। मैं आपको बताऊं कि मैंने अगर कुछ सीखा है तो इसी तरह इन लेक्चर्स के हवाले से, लेक्चर देकर सिखाया कम होगा, सीखा ज़्यादा है। और देखिए, मैं इल्म के हवाले से आपको एक बात अर्ज कर दूँ कि अगर आप होम्योपैथी को सीखना चाहते हैं, और एक बात अर्ज कर दूँ, जो साथी लेक्चर के दौरान मोबाइल सुनना या देखना चाहते हैं या गपशप लगाना चाहते हैं, तो उनके एहतराम में मैं खामोश हो जाया करूँगा। सिर्फ हाथ खड़ा कर दे कि जनाब हमने अपना मोबाइल सुनना है, गपशप लगाना। तो और अगर किसी साथी ने गपशप लगानी है तो उन साथियों के एहतराम में जो ये लेक्चर सुनना चाहते हैं बाहर तकलीफ ले जाए। क्या ख्याल? हम लोग हज़ारों मील का सफ़र तय करके यहाँ आए हैं सिर्फ उनके लिए जो ये लेक्चर सुनना चाहते हैं, और ज़ाहिर है जो नहीं सुनना चाहते उनको भी हम एहतराम करते हैं, लेकिन वो उन लोगों के एहतराम में बाहर तकलीफ ले जाए। तो मसला ही क्या है? आपको ज़बरदस्ती कौन बिठाता है यहाँ? हमारे पास इतना फालतू टाइम तो नहीं है ना कि आप लोग अपने गपशप भी लगाएं और जहाँ अपना राग शामिल करें। तो जनाब हम वापस मौजू पे आते हैं। देखिए, जहाँ तक पोटेंसी का ताल्लुक है, होम्योपैथी में जो है ना बिलमिस, ये आनेमैन के ज़माने से भी पहले से थी, हज़ारों साल से थी। पिछले दिनों पीटीवी पर मेरा एक प्रोग्राम था, तो पूछा तो मैंने बताया कि ये बिलमिस जो है बाइबल में इसका जिक्र आया है, और वहाँ लिखा गया वो तलवार जो जख्म देती है वही उसे मुंतमिल भी करती है। तो आपने एक गाना सुना होगा, वो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना, यही बिलमिस है। ये तो नहीं ना दिल मैंने आपका उठाया होगा और शेर साहब मेरी तरफ से आपसे माजरत कर रहे हो, कैसे मुमकिन है? यही होम्योपैथी है, वही चीज़ जो आपको बीमार करती है किसी दूसरी शक्ल में वही आपकी शिफायाबी का सबब बनती है। लेकिन जहाँ तक पोटेंसी की बात है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला कि आनेमैन के दिल में पोटेंसी का ख्याल कैसे आया, बस आ गया। तो मैंने अपनी किताब का नाम रखा पोटेंसी होम्योपैथी का हुक्म। आज 250 साल हो गए हैं, हम पोटेंसी को होम्योपैथी का हुक्म समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं और नतीजे ले रहे हैं। बात ये भी है। तो ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें अच्छा, सियासतदानों के नाम तो इतने आम हैं कि मैं न भी बताऊं तो आपको पता चलेगा ये किसके बारे में बात हो रही है। तो सारे एक जैसे हैं। वैसे हमारा तस्वीर यही है कि सब एक जैसे हैं। इसी तरह जो वादे करके भूल जाते हैं, आवाम के साथ बड़े वादे किए होते हैं, फिर उसके बाद उन्हें याद नहीं रहता कि कोई रोटी का भी मसला है, कोई महंगाई भी मसला है, बेरोज़गारी भी मसला है। उनके लिए आप अनाकार्डियम में, मैं तो ऐसे एक तालिब इल्म के तौर पे तजवीज़ कर सकता हूँ, आप उनके लिए वो तजवीज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये कि जो समझते हैं हम सबसे बेहतर है, सबसे आला है, और एक हज़ियानी कैफियत तारी हो जाती है, उनके लिए बेलाडोना ये भी आप कर सकते हैं। और कुछ को कि जो लालच के अंदर अंधे हो जाते हैं और करप्ट हैं, अगारिकस भी आप उनको ट्राई कर सकते हैं। फिर झूठ है और चोरी की सियासत है,
तो बहुत ज़्यादा आप खुद बड़े माहिरीन हैं, लेकिन एक तालब इल्म के तौर पर मैं ये कहूँगा कि स्टाफी भी उनके लिए बेहतर है और कलकेरिया कार भी उनके लिए मुनासिब हो सकती है। फिर ये कि जो दूसरों की राय को कोई एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसकी बेस पे हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा कि ओपन हार्ट सर्जरी से पहले जो एंजियोग्राफी के टेस्ट होते हैं, क्या वो एंजियोग्राफर इतना ऑथेंटिक है कि वो उसके ऊपर डिपेंड कर आप ओपन हार्ट सर्जरी करवा सकें? यहाँ भी एक रिसर्च प्रोग्राम होम्योपैथी नहीं, एलोपैथी वालों ने किया। उनका यह था कि एंजियोग्राफी के रिजल्ट 100% दुरुस्त नहीं होते। यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, अमेरिका के नेशनल हार्ट लिंक इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च प्रोग्राम किया जिसमें 28 ऐसे मरीजों की एंजियोग्राफी की फिल्में जिनका इंतकाल हो चुका था 3 मुख्तलिफ एंजियोग्राफर को भेजी। लेकिन जब इनको रिपोर्टों का मुआवजा पोस्टमार्टम रिपोर्टों से किया गया तो इनकी एंजियोग्राफी की रिपोर्टें गलत साबित हुई। इस रिसर्च के दूसरे हिस्से में 30 फिल्में 3 बेहतरीन एंजियोग्राफर को भेजी गई ताकि मालूम किया जा सके कि इनकी रिपोर्ट्स किस हद तक एक दूसरे से मिलती है। नतीजा ये सामने आया कि इनकी रिपोर्टों में 40% तक इख्तलाफ था। इसी रिसर्च के तीसरे हिस्से में 3 माह बाद वही फिल्में इन एंजियोग्राफर को दोबारा भेजी गई जिनको पहले भेजी गई थी। इस दफा यह है कि इनकी रिपोर्ट्स एक दूसरे से ना के मुख्तलिफ थी, बल्कि 32% मौकों पर इनकी अपनी रिपोर्ट्स एक दूसरे से नहीं मिली, मुख्तलिफ थी। तो वह 32% और 30% मिलाएं तो 62% बनता है। रिसर्च प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा ये था कि 70 से 80% तक अब तक की जो बाईपास सर्जरी हुई है वो एंजियोग्राफी की रिपोर्टों के ऊपर हुई है जो गलत है। हम पिछले 20 साल से हार्ट पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हार्ट पेशेंट को सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप लोगों को सबको ये इल्म है, बेसिकली काबिल स्टूडेंट है। होम्योपैथी जो है अलामात के ऊपर डिपेंड करता है और दिल जो है